हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, अब तक हमने जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता था वो सभी कॉन्सेप्ट को हम सभी जान चुके हैं। तो वही कॉन्सेप्ट से आगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और सबसे आसान टॉपिक होता है, क्या चीज़? इम्परेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में तो हम लोग जान चुके थे कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और बिना सब्जेक्ट का भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है और बिना ऑब्जेक्ट का भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। तो वही बात को यहाँ पे इसमें भी प्रूव्ड होगा। ये सेंटेंस जो कि इम्परेटिव सेंटेंस होता है और इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं बल्कि वर्ब से ही स्टार्ट होता है। तो सेंटेंस तो वैसे कई सारे होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस 5 टाइप का होता है, लेकिन उसी में से एक सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग पर्पज से। तो हम बोले थे आप लोगों को कि सबसे यानी अगर सेंटेंस की बात करें तो बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। और सबसे छोटा सेंटेंस वो अपने आप में एक वर्ब होता है, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम लोग प्लुरल वर्ब भी बोलते हैं, वो अपने आप में एक सेंटेंस है। यानी अगर कोई किसी को बोलेंगे कि खाओ तो उसके लिए हम डायरेक्ट ईट बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे जाओ तो उसके लिए गो बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे पढ़ो तो उसके लिए रीड बोल सकते हैं। और रीड के बाद अगर फुल स्टॉप है तो मतलब वो अपने आप में एक क्या है? सेंटेंस है। यानी इस दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को बोल सकते हैं। तो वही वर्ब में ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। और ये इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस हैं? तो जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वही सभी सेंटेंस क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। मतलब हम जब भी किसी को भी कोई भी काम करने के लिए बोलेंगे, जैसे मेरी बात सुनो, किताब पढ़ो, मोबाइल मत देखो, पढ़ाई करो, यानी कोई भी काम को जो करने के लिए बोलेंगे, उसको एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई भी चीज़ के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग को समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको हम आप लोगों के लिए लिख भी देते हैं। जब हम किसी को आदेश देंगे या फिर विनती करेंगे, विनती, प्रार्थना, यहाँ पे हम इस तरह से अपना भाषा में लिख देते हैं। प्रार्थना, सलाह, रिक्वेस्ट, यानी जब भी हम ये सभी सेंस आएगा वो सेंटेंस का, तो वही सभी सेंटेंस क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। समझ गए? जैसे हम बोलेंगे वहाँ जाओ, यहाँ आओ, कपड़ा धो लो, जैसे उसके साथ जाओ, किताब पढ़ो, मार्केट जाओ, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी सीखो, मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो, उसकी मदद करो, अपना काम करो। तो ये सभी सेंटेंस क्या हो? हम किसी को आदेश देते हैं, अगर, और ये आदेश भी किसको देते हैं? आदेश या सलाह हम किसको देते हैं? जो हमसे छोटे होते हैं। लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं उसके लिए हम ये अ, विनती करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए जो है अलग स्ट्रक्चर होता है। इसमें टोटल स्ट्रक्चर होता है 4। तो चलिए हम पहले वो स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो ये सभी समझ गए होंगे आप लोग कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जब भी हम किसी को आदेश देंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सलाह देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वही सभी सेंटेंस क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। तो स्ट्रक्चर होता है इसमें वर्ब 1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही आते हैं। और इसमें हम क्या बोले थे? बिना सब्जेक्ट का भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जो कि यही इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, ये हुआ। और इसी में अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को लिखना चाहे, ये पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे इससे, ये स्ट्रक्चर से, लेकिन उसी में आ गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यहाँ पे डोंट लिखेंगे। डोंट, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? डोंट। डोंट, उसके बाद जो सेम है ऊपर वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सभी हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन ये स्ट्रक्चर हम किसको बोल सकते हैं? जो हमसे छोटे होंगे, जिसे हम रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब वैसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों में या अपने छोटे भाई बहन को या किसी को भी। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं, जैसे स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी बोलो। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। रीड ए बुक, किताब पढ़ो। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट
साउट, चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो, तो उसको जो है हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई हमसे बड़े हैं जिससे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। उसका क्या होगा फिर, तो प्लीज़, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं तो उसको हम जो है प्लीज़ या फिर काइंडली, तो दोनों में से कोई एक लगाएंगे। दोनों का मतलब हुआ कृपया, प्लीज़ या फिर काइंडली। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है सेम वही, वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब वन क्या होता है, ये सब कुछ जो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। उसके बाद अगर इसमें भी नेगेटिव लिखें तो क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर है सेम वही रहेगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ या फिर काइंडली लिख देंगे। प्लीज़ या फिर काइंडली, काइंडली। उसके बाद डोंट, तो चलिए हम यहाँ पे डोंट को छोटी लिख देते हैं, डोंट। उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सभी हुआ क्या, जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ या फिर काइंडली, दोनों में से कोई एक। उसके बाद डोंट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। और ये सभी चार स्ट्रक्चर होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, यानी डायरेक्ट वर्ब वन बोलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा हमें, वर्ब की। आप लोग जितना वर्ब को याद करेंगे, जितना वर्ब आप लोग जानते होंगे, उतना आप लोग इंग्लिश को बोल पाएंगे, इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो चलिए हम जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, ताकि एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, अच्छा से समझ में आएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे अगर छोटा सा एग्जांपल लिखना चाहें कि चलिए हम यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो यही लिखते हैं हम यहाँ पे, अंग्रेजी सीखो या फिर अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, और हम डायरेक्ट बोले अंग्रेजी बोलो, मतलब वो कोई हमसे छोटे होंगे। तो इसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, एक नंबर का। तो पहले क्या है, वर्ब, और इसमें वर्ब क्या है, बोलना। बोलना क्या होता है, इंग्लिश, स्पीक, स्पीक। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या बच गया, इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पीक इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी बोलो। अगर रहता अंग्रेजी सीखो तो लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो तो रीड इंग्लिश, मतलब जो भी सेंटेंस रहता हम उसको बनाते। लेकिन इसी का हम नेगेटिव अगर बनाएंगे, अंग्रेजी मत बोलो, कहने बोले अंग्रेजी नहीं बोलना, अंग्रेजी नहीं बोलो या फिर अंग्रेजी मत बोलो, तो हम यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, अंग्रेजी मत बोलो। तो इसके लिए यहाँ पे मत आ गया, मतलब यह एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो नेगेटिव में पहले क्या है, डोंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोंट लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मैथ में कोई भी सवाल को हल करने के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है, सूत्र, फार्मूला, तो ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश का भी स्ट्रक्चर है। पहले डोंट है तो हम डोंट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब वन है, तो वर्ब इसमें क्या है, बोलना, बोलना होता है स्पीक, जैसे कि हम अभी बोले थे, यहाँ पे लिखे भी है स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें बच गया अंग्रेजी, और अंग्रेजी को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश। डोंट स्पीक इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी मत बोलो। हालांकि बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए जो है ये लिखे हैं। लेकिन ये हम किसको बोलेंगे, जो हमसे छोटे रहेंगे तो उसको डायरेक्ट बोल देंगे, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, स्पीक इंग्लिश, डोंट स्पीक इंग्लिश। लेकिन जो हमसे बड़े होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कृपया अंग्रेजी बोलिए या फिर कृपया अंग्रेजी मत बोलिए। तो वहाँ पे कृपया भी बोलना पड़ता है हिंदी में, तो इसी के लिए यहाँ पे प्लीज़ या फिर काइंडली लिखे थे। तो हम यहाँ पे हिंदी में भी लिखते हैं क्या चीज़, कृपया अंग्रेजी बोलिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कृपया, तो कृपया ये हम किसी आदर्श सूचक वाक्य हो गया, मतलब हम कोई हमसे बड़े हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कृपया लिखे। और कृपया के लिए हम क्या बताए थे, प्लीज़ या काइंडली में से दोनों में से कोई एक लिखना है। तो प्लीज़ ज़्यादातर नॉर्मल है, यानी सभी इसको इसके बारे में जानते हैं, प्लीज़ के बारे में, लेकिन याद रखना काइंडली भी वही मतलब है। तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे प्लीज़ ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये आसान है और सभी को याद भी रहता है, प्लीज़ ज़्यादातर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम प्लीज़ लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ प्लीज़ या काइंडली में से कोई एक है तो हम यहाँ पे प्लीज़ ही लिख लिए। वैसे काइंडली भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, वो भी सही है। उसके बाद क्या है वर्ब, और वर्ब इसमें क्या है बोलना, और बोलना क्या होता है स्पीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है अंग्रेजी, और अंग्रेजी का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इंग्लिश, यानी प्लीज स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी बोलिए, ये हुआ। लेकिन इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे कृपया अंग्रेजी मत बोलिए, कृपया अंग्रेजी नहीं बोलिए। तो नहीं, तो ये सेंस ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे मत का सेंस लिया जाता है। मतलब मत मतलब भी नहीं बोलिए, तो कृपया अंग्रेजी मत बोलिए, कृपया अंग्रेजी मत बोलिए। तो इसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, यहाँ पे जो 4 नंबर का स्ट्रक्चर था, अगर इसमें भी हम स्ट्रक्चर नंबर लिखना चाहे 1 2, जो कि हम यहाँ पे सेम इसी तरह से बनाए हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 1 नंबर का ये सेंटेंस हुआ, 2 नंबर का 2 नंबर, 3 नंबर का ये 3, और चौथा का ये 4 नंबर बैठा दिए, ताकि आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे ये 4, यहाँ पे क्या था मत, तो यहाँ पे डोंट है, और प्लीज़ कृपया है तो प्लीज़ वाला यानी 4 नंबर से बनेगा। तो 4 नंबर का स्ट्रक्चर क्या करता है पहले प्लीज़ या काइंडली, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले प्लीज़। काइंडली भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं करना है कि दोनों लगा देंगे। दोनों लगाएंगे तो वो तो सुपर प्लस मतलब आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक यहाँ पे क्या लिख दिए प्लीज़। उसके बाद फिर क्या है डोंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डोंट, प्लीज डोंट। उसके बाद वर्ब 1, तो वर्ब इसमें क्या है स्पीक, और स्पीक का कौन सा वर्ब लिखना है स्पीक, यानी वर्ब 1 ही लिखना है, जो कि इसका वर्ब 2 होता है स्पोक, और वर्ब 3 होता है स्पोकन, और वर्ब 3 ये वर्ब 3 तो बोल ही दिए स्पोकन, वर्ब 4 होता है स्पीकिंग, और वर्ब 5 होता है स्पीक्स। तो वो सभी नहीं लिखना है, यहाँ पे वर्ब 1 जो यहाँ पे है वही भी लिखेंगे। तो स्पीक यहाँ पे वर्ब लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या चीज़ है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इंग्लिश। तो ये हुआ प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे ये सभी समझा है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जो भी ये स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे तो इनसे रिलेटेड आप लोग कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। और जितना आप लोगों को ये वर्ब याद रहेगा, जितना आप लोग उस वर्ब पे प्रैक्टिस करेंगे, स्पीकिंग का प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, उतना आप लोग सेंटेंस को बोल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास से आप लोगों को समझ में आता है और कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।